हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अब उसके बाद आता है कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कि अलग अलग पहले तो पढ़ा था कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनके फॉर्मेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आता है कि माइक्रोब्स हमारी हेल्प करते हैं किस में भी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने में भी। ठीक है, कि अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, उनको ऑब्टेन करने में भी हम किन का यूटिलाइजेशन करते हैं, यूज करते हैं, माइक्रोब्स का यूज करते हैं। तो कह रहा है इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसाइज ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स। कि इंडस्ट्री के लेवल पे भी हम बहुत सारे माइक्रोब्स का यूज करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए, जो ह्यूमन के बेनिफिट में कैसे ना कैसे यूज हो रहे हैं। जैसे इसमें मेन एग्जांपल क्या है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के, बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जांपल। तो बेवरेजेज और एंटीबायोटिक्स है हम ऑब्टेन करते हैं किन से ही, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन करते हैं। अब कह रहा है प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल। अब इंडस्ट्रियल स्केल पे तो लार्ज प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो रिक्वायरिंग ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेजल्स। तो उन माइक्रोब्स को ग्रो करना पड़ेगा सो दैट वो प्रोडक्ट बना दें। लेकिन उनको किस में ग्रो करना पड़ेगा, वेरी लार्ज वेजल में। क्योंकि हमें जो अमाउंट चाहिए वो प्रोडक्शन करनी है, वो कैसी करनी है, लार्ज प्रोडक्शन करनी है। तो जिन लार्ज वेजल्स के अंदर उनको ग्रो करते हैं माइक्रोब्स को, जिसमें माइक्रोब्स को उनकी ग्रो की ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, उन वेजल्स को क्या बोलते हैं, फर्मेंटर। उनको बोलते हैं फर्मेंटर, जिनके अंदर उनको एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड की जाती है सो दैट वो ज़्यादा ग्रो करें, फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस करें और अलग अलग जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं ह्यूमन के यूज के, वो बनाएं। तो जो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें सबसे फर्स्ट क्या आ रहा है, फर्मेंटेड बेवरेजेज, कि ये ऑब्टेन किए जाते हैं। तो कह रहा है माइक्रोब स्पेशली यीस्ट, किसको यूज करते हैं इसके केस में, यीस्ट को यूज करते हैं, जो फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है। हैव बीन यूज फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेज, लाइक क्या बनाते हैं, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, इन सब की प्रोडक्शंस के लिए किसका यूज किया जा रहा है, यीस्ट का यूज किया जा रहा है काफ़ी टाइम से। तो कह रहा है फॉर दिस पर्पज द सेम यीस्ट, कौन सी, सैक्रोमाइसिस सीरीविसी, ये यूज फॉर ब्रेड मेकिंग, इसी को ब्रेड मेकिंग में यूज कर रहे थे, यही यहाँ पे यूज हो रही है बेवरेजेज में, इसलिए इसको यहाँ क्या बोल दिया जाता है, एंड कॉमनली कॉल्ड क्या बोला जाता है, ब्रीवर्स यीस्ट। जब वहाँ बेकरी में यूज हो रही थी ब्रेड बनाने में तो बेकर्स यीस्ट बोल रहे थे, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ब्रीवर्स यीस्ट। इज यूज फॉर द फर्मेंटिंग। अब इन यीस्ट का यूज किया जाता है, इनको अनएरोबिक कंडीशन में ग्रो कराया जाता है। तो अनएरोबिक कंडीशन में वो फूड का ब्रेक डाउन करेंगे तो कौन सा प्रोसेस होगा, फर्मेंटेशन। तो ये किसका फर्मेंटेशन करेंगी, फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स। इनको रॉ मटेरियल क्या प्रोवाइड किया जाएगा, माल्टेड सीरियल्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, लाइक राइस प्रोवाइड करते हैं या फ्रूट जूसेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ग्रेप्स भी प्रोवाइड करते हैं, शुगर केन भी रहता है कईयों में। तो वो इनके खाने का रॉ मटेरियल रहता है जिस पे वो अनएरोबिकली ग्रो करेंगी। ठीक है, तो और उसमें वो लास्ट में इथेनॉल बनाएंगी, इथेनॉल की प्रोडक्शन करेंगी जब एनारोबिकली उन पे ग्रो करेंगी, रिस्पायर करेंगी। तो कह रहा है ब्रीवेज इज यूज फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। और इनका ओवरऑल जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा उसका एंड रिजल्ट क्या बनेगा, इथेनॉल बनने लग जाएगा। फिर कह रहा है डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाई यीस्ट। तो कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शन है जिससे यीस्ट जो है वो इथेनॉल का प्रोडक्शन करने लग जाती है। तो इसमें बेसिक जो मेथड यूज हो रहा है वो क्या होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, जिसमें वो ग्लूकोज का फूड का अनएरोबिक कंडीशन में ब्रेक डाउन करेगी। उस ब्रेक डाउन का एंड रिजल्ट क्या होगा कि उसमें इथेनॉल की प्रोडक्शन होने लग जाएगी। तो फिर कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन, कि कौन सा रॉ मटेरियल फर्मेंटेशन में यूज हो रहा है, एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, फिर ऑब्टेन करने के बाद उस इथेनॉल की कैसे प्रोसेसिंग की जा रही है, कि विद और विदाउट डिस्टिलेशन। कि अब जो प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, अब वो कैसे, उनको ऑब्टेन करने के लिए क्या प्रोसेसिंग की जा रही है, कि डिस्टिलेशन यूज किया जा रहा है कि डिस्टिलेशन विदाउट डिस्टिलेशन बनने लग रही है। इस बेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहलिक ड्रग आर ऑब्टेन। जैसे कि इन अलग अलग जो रॉ मटेरियल यूज किया और जो प्रोसेसिंग की विद और विदाउट डिस्टिलेशन, उससे अलग अलग एल्कोहलिक ड्रिंक बना लिए।
जैसे कि एग्जांपल बता रखे हैं कि वाइन एंड बियर ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, इनमें कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, डिस्टिलेशन वाली प्रोसेसिंग नहीं करते वाइन और बियर को ऑब्टेन करने के लिए। जबकि कह रहा है वेयर एज विस्की ब्रांडी रम आर प्रोड्यूस बाई डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ। जो फर्मेंटेड ब्रोथ है जिसमें फर्मेंटेशन होने लग रहा था, उसका डिस्टिलेशन करने के बाद कौन ऑब्टेन होते हैं, विस्की ब्रांडी रम ये वाले ऑब्टेन होते हैं। और विदाउट डिस्टिलेशन वाइन एंड बियर ऑब्टेन रहते हैं। ठीक है, तो कह रहा द फोटोग्राफ ऑफ ए फर्मेंटेशन प्लांट इन सोन। तो ये फर्मेंटर हैं, लार्ज वेजल्स हैं जिनके अंदर हम किसी माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं ताकि लार्ज प्रोडक्शन किया जा सके पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है किससे रिलेटेड, एंटीबायोटिक से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें एंटीबायोटिक जो टर्म थी वो किसने दी थी, वोक्समैन ने दी थी 1942 के अंदर। अब कह रहे हैं एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स। कि एंटीबायोटिक ये प्रोड्यूस कौन करते हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो कौन ही प्रोड्यूस करता है, माइक्रोब्स ही बनाते हैं। आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ द 20th सेंचुरी। तो ये 20th सेंचुरी की सबसे बेस्ट एक डिस्कवरी में है, सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज में आती हैं एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन। एंड हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवार्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। और ये ह्यूमन सोसाइटी के वेलफेयर में काफ़ी इसका रोल है एंटीबायोटिक्स का। तो अब कह रहा है इस एंटीबायोटिक वर्ड का क्या मतलब है। तो कह रहा है एंटी इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स अगेंस्ट। तो एंटी का क्या मतलब होता है, अपोजिट, अगेंस्ट। एंड बायो मीन्स लाइफ, यानी कि ये ऐसे केमिकल्स है जो अगेंस्ट लाइफ काम करते हैं। तो टुगेदर दे मीन अगेंस्ट लाइफ। और ये किसकी लाइफ के खिलाफ, किसके अगेंस्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके खिलाफ अगर हम ये केमिकल्स एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे तो वो उनकी लाइफ को क्या करा देगा, ख़त्म करा देगा, उनकी डेथ करा देगा। तो ये उनकी लाइफ के अगेंस्ट है, इसलिए बोल रहे हैं एंटीबायोटिक्स। और तो किसी माइक्रोब्स को किल करने में यूज कर रहे हैं हम, और ये प्रोड्यूस भी किससे हो रहे हैं, माइक्रोब से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। कोई माइक्रोब प्रोड्यूस कर रहा है किसी दूसरे को, हम उससे किल करने में उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो कह रहा है इसका क्या मतलब हुआ, टुगेदर दे मीन्स अगेंस्ट लाइफ। और ये किसकी लाइफ के खिलाफ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, उनकी लाइफ के खिलाफ। वेयर एज विद रेफरेंस टू ह्यूमन्स, ह्यूमन बींग दे आर प्रो लाइफ। ह्यूमन के अकॉर्डिंग तो वो कैसे हैं, प्रो लाइफ, हमारी लाइफ के खिलाफ नहीं है, एंड नॉट अगेंस्ट। लेकिन जो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे लिए, उनके खिलाफ हम इनको यूज करते हैं उनको किल करने के लिए। तो अब ये एंटीबायोटिक की डेफिनेशन दे रखी है, ये आपको याद करनी है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स। कुछ माइक्रोब्स हैं जो इन केमिकल्स को बनाते हैं। एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स। तो ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कुछ माइक्रोब से प्रोड्यूस होते हैं और दूसरे माइक्रोब्स को उनको किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए यूज किया जाता है। जो डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करने में और किल करने में उनको यूज किया जाता है। तो ये तो है डेफिनेशन एंटीबायोटिक की, कि वो केमिकल सब्सटेंस हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि डिस्कवरी वगैरह कैसे हुई सबसे फर्स्ट टाइम पे एंटीबायोटिक्स की, उससे रिलेटेड बता रखा है। तो कह रहा है यू आर फेमिलियर विद कॉमनली यूज एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ठीक है, तो हमें पता है कि नॉर्मल एक एंटीबायोटिक काफ़ी यूज होती है, कौन सी, पेनिसिलिन यूज होती है। तो कह रहा है डू यू नो दैट पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। तो कह रहा है पेनिसिलिन क्या थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर्ड की थी। तो पेनिसिलिन एक केमिकल है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक रहा होता है। तो पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वाज ए चांस डिस्कवरी। ये एक चांस डिस्कवरी थी। कैसे, कि एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो वो परफॉर्म कर रहे थे अपना कुछ कल्चर प्लेट लगा रखी थी। तो कह रहे हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया once observed a mold growing in one of his unwashed culture प्लेट अराउंड विच स्टेफाइलोकोकाई कुड नॉट ग्रो। तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी एक कल्चर प्लेट थी जिसको उन्होंने वॉश नहीं किया था, अनवॉश थी वो, और उसके अंदर कौन ग्रो हो रही थी, कौन सी मूल्ड ग्रो हो रही थी, कौन सी फंगस ग्रो हो रही थी, उसके अंदर पेनिसिलियम नोटेटम, वो फंगी उन्होंने उसके अंदर ग्रो कर रखी थी। तो उन्होंने देखा उस अनवॉश कल्चर के अंदर कि जितने एरिया में वो
पेनिसिलियम नोटेटम फंगस है वो ग्रो करती है, तो उसके आसपास कौन सा बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने फिर इसका रिजल्ट देखने की कोशिश की कि क्या रीज़न है कि उस जहाँ वो ग्रो कर रही है फंगस पेनिसिलियम नोटेटम, वहाँ स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा। तो उन्होंने देखा कि ये पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, वो एक केमिकल बना रही है, ऐसा केमिकल बना रही है जो इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को उस कल्चर प्लेट में रोकने लग रहा है। तो कह रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया वंस ऑब्जर्व्ड ए मोल्ड ग्रोविंग इन वन ऑफ हिज अनवोस कल्चर। एक उन्होंने फंगस देखी जो उनके अनवोस कल्चर में ग्रो कर रही थी, और उसके अराउंड क्या हुआ, अराउंड विच स्टेफाइलोकोकाई कुड नॉट ग्रो, जिसके चारों तरफ स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने इसका रिजल्ट देखने की कोशिश किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ही फाउंड आउट दैट इट वॉज ड्यू टू ए केमिकल प्रोड्यूस बाय द मोल्ड। तो जो फंगस ग्रो कर रही थी वो एक केमिकल बना रही थी, और उस केमिकल का उन्होंने क्या नाम निकाला, ही नेम्ड इट पेनिसिलिन आफ्टर द मोल्ड, आफ्टर द फंगस नेम पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस थी वो एक केमिकल बना रही थी पेनिसिलिन, और वो पेनिसिलिन इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को उस कल्चर प्लेट में रोकने लग रहा था। तो यानी कि ये ऐसा केमिकल हो गया जो किसी एक माइक्रोब्स ने बनाया और दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को क्या कर रहा होता है, इनिबिट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए इनको बोला जाता है एंटीबायोटिक। तो कह रहा है हाउ एवर इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। तो ये केमिकल तो मिल गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के एक्सपेरिमेंट में, बट इसका फुल हमें एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं पता था उस टाइम पे। तो कह रहा है हाउ एवर इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टाब्लिश मच लेटर। वो काफ़ी टाइम के बाद पता चला एंटीबायोटिक इसका रोल जो है, जिसकी इस प्रॉपर्टी के कारण जब हम इसको यूज कर सकते हैं ह्यूमन वेलफेयर में, वो काफ़ी बाद में पता चला। तो इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टाब्लिश मच लेटर बाई अर्नेस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरे। तो बाद में ये साइंटिस्ट आए जिन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम से जो प्रोड्यूस हो रहा केमिकल पेनिसिलिन, इसका एंटीबायोटिक जो रोल है वो एस्टाब्लिश करके बताया, वो बताया अर्नेस्ट चेन ने और होवर्ड फ्लोरे ने। तो कह रहा है दिस एंटीबायोटिक, जब इसका वो नेचर एस्टेब्लिश हो गया कि भाई इसको, इस केमिकल को हम एज एन एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, तो दिस एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज, बाद में इसका काफ़ी यूज हुआ किसमें, टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वुंडेड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, उसमें जो अमेरिकन सोल्जर्स वुंडेड हो गए थे, तो उनके लिए काफ़ी इसका एज ए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का यूज किया गया। तो कह रहा है इसके लिए फिर बाद में फ्लेमिंग, जो अर्नेस्ट होवर्ड फ्लो, सबसे पहले तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, दूसरे अर्नेस्ट चेन और होवर्ड फ्लोरे थे, इन तीनों को वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। तो उनको अपनी इस डिस्कवरी के लिए बाद में नोबेल प्राइज में मिला था, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवरी के लिए, जो कौन थी, पेनिसिलिन। कौन सी फंगस से बन रहा था, पेनिसिलिन नोटेटम से, और वो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनिबिट करके दे रहा था। ठीक है, और वैसे ये एक चांस डिस्कवरी थी, और बाद में इसका फुल पोटेंशियल एज एन एंटीबायोटिक एस्टेब्लिश करके दिया अर्नेस्ट चेन ने और होवर्ड फ्लोरे ने, और बाद में इन तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया 1945 में, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। उसके बाद आता है कि कह रहा है आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक वर आल्सो प्योरीफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। तो फिर उसके बाद तो और भी ज़्यादा अलग अलग माइक्रोब से और एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन की जाने लगी। फिर कह रहा है कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स एंड फाइंड आउट देयर सोर्स, कि और कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं और वो कौन का क्या क्या सोर्स है, कौन से माइक्रोब से वो ऑब्टेन की थी। तो ये आप कुछ एग्जांपल्स याद कर सकते हो, जैसे सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसीज बैक्टीरिया। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसीज की स्पीसीज हैं, बैक्टीरियल स्पीसीज हैं, तो उससे अलग अलग एंटीबायोटिक ऑब्टेन की, लाइक क्लोरमफेनिकोल, कैनामाइसिन, रिफार्मसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये ऑब्टेन की। ऐसे ही एक बैक्टीरिया है बेसिलस सबटिलिस, इससे बैक्ट्रेसिन, पोलीमिक्जीन, ये सारी ऑब्टेन की थी। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद कह रहा है एंटीबायोटिक हैव
ग्रेटली इम्प्रूव आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज़। कि एंटीबायोटिक का ओवरऑल हमें क्या फ़ायदा हुआ है कि इन्होंने अपनी जो कैपेसिटी है उसको काफ़ी अच्छा कर दिया है। कौन सी कैपेसिटी को? डेडली डिजीज़ से हम ट्रीट करा पाएँ उनको। उनका जो रोल है वो अच्छे से वो फॉलो करती है एंटीबायोटिक्स, कि अच्छे से उन बीमारियों को रोकने में सक्सेसफुल हैं। जैसे कि कौन सी डेडली डिजीज़? सच एज प्लेग, वूपिंग कोग, डिप्थीरिया। वूपिंग कोग को बोलते हैं काली खांसी, डिप्थीरिया, गलगोटू एंड लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जो है, विच यूज़ टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। तो ये ऐसी कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जो पुराने टाइम में काफ़ी डेथ करा देती थी, लेकिन आज के टाइम में एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी के बाद से इनका जो स्प्रेड है वो काफ़ी कम हो गया है। इन पे हमने एक बड़े लेवल पे इनको डील कर लिया है, रोक दिया है। तो कह रहे टुडे वी कैन नॉट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। तो आज तो हम विदाउट एंटीबायोटिक्स सोच नहीं सकते, क्योंकि इनका काफ़ी बड़ा रोल हो गया है आज के टाइम पे। तो एक ये साइड में यहाँ बता रखा है कि कौन कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है इन डिजीज़ के लिए। तो जैसे डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया के लिए कौन सा बैक्टीरियम होता है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिये। वूपिंग को कौन करता है? बोटेडेला पर्टुसिस। प्लेग कौन फैला रहा होता है? यर्सीनिया पेस्टिस। लेप्रोसी कौन करता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये सारे क्या हैं? बैक्टीरिया हैं जो अलग अलग डिजीज़ को कोज करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ये काफ़ी कम हो गई हैं ड्यू टू एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स का काफ़ी बड़ा रोल है इनके स्प्रेड को रोकने के लिए। ठीक है। उसके बाद एक पैराग्राफ है कि अलग अलग कौन कौन से केमिकल्स हैं या एंजाइम्स हैं या कोई और बायो एक्टिव मोलिक्यूल्स हैं, ऐसे मोलिक्यूल जो हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं, कुछ ना कुछ काम परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे वो भी हैं जो हमने ऑब्टेन किए हैं, किन से? माइक्रोब से ऑब्टेन किए हैं। तो भाई ये वाला पैराग्राफ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से पक्का फिक्स कोई ना कोई क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। तो इसमें काफ़ी एग्जांपल्स बता रखे हैं सीरीज़ में जो आपको अच्छे से याद करने हैं। तो पहले कह रहा है केमिकल्स, एंजाइम और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन करते हैं। तो कह रहा है माइक्रोब्स आर आल्सो यूज फॉर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स। कि माइक्रोब्स को किस में भी यूज़ करते हैं? कुछ केमिकल्स बनाने के लिए, कॉमर्शियली लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे केमिकल्स भी बनाने होते हैं। लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, काफ़ी ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह बनाते हैं, एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, काफ़ी वो बनाते हैं। एल्कोहल, इथेनॉल बनाने में भी जैसे यीस्ट यूज हो रही होती है। कुछ एंजाइम्स भी बना रहे होते हैं हम, जैसे लाइपेज बना रहे होते हैं, पेक्टिनेज बना रहे होते हैं, कई एंजाइम्स वो भी बना रहे होते हैं। तो कॉमर्शियली केमिकल्स का प्रोडक्शन के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है, लाइक ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल और एंजाइम्स। अब एग्जांपल्स बता रहा है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारे याद करने हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स, कि एसिड किस किस से प्रोड्यूस करवाया जाता है, कौन कौन सा माइक्रोब्स यूज किया जाता है। तो एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है जिसको यूज किया जाता है कौन सा एसिड बनाने के लिए, क्या केमिकल ऑब्टेन करने के लिए? सिट्रिक एसिड ऑब्टेन करने के लिए। तो ये एक अलग से याद करना है। दूसरा बैक्टीरिया होता है एसिटोबैक्टर एसिटाई। वो बैक्टीरिया है, वो कौन सा केमिकल बनाने में रोल प्ले करता है? एसिटिक एसिड बनाने में रोल प्ले करता है। तीसरा एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिनिकम। ब्यूटिलिकम ये किस में यूज होता है? ब्यूटायरिक एसिड बनाने में यूज होता है। और एक और बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, उसको किस में यूज करते हैं? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कराने में उसका यूज करते हैं। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिनको प्रोड्यूस कराने में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स यूज हो रहे हैं। जिसमें सिट्रिक एसिड बनाने के लिए तो एक फंगस का यूज होता है एस्परजिलस नाइगर, और बाकी एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इनके प्रोडक्शन में बैक्टीरियल माइक्रोब्स का यूज हो रहा है, बैक्टीरिया का यूज हो रहा है। ठीक है। उसके बाद बोला था अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो यीस्ट है सैक्रोमाइसिस सिरिविसी, जो ब्रीवर्स यीस्ट जिसको हम बोल रहे थे और बेकर्स यीस्ट बोल रहे थे, इज यूज फॉर कॉमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। तो उसको हम उसका फर्मेंटेशन कराते हैं, उसको एनारोबिकली जब ग्रो कराएंगे तो वो इथेनॉल बनाने लग जाती है। तो वो इथेनॉल फिर हम उससे एल्कोहल ऑब्टेन कर रहे हैं, तो उसमें यूज हो रही है। इसके अलावा कह रहा और क्या बोला था? एंजाइम्स ऑब्टेन करते हैं। तो कह रहा माइक्रोब्स आर आल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स को हम यूज करते हैं। जैसे कौन सा एंजाइम? लाइपेज। तो कह रहा है लाइपेज आर यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन होते हैं उनको बनाने में लाइपेज का यूज होता है। एंड काम क्या करेगा फिर वो लाइपेज? आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। तो जो अपने कपड़े हैं
उनसे जो भी उन पे ऑयली स्टेन लग जाता है उसको रिमूव करने के लिए हम डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं, और उस डिटर्जेंट में कौन सा एंजाइम भी रहता है, लाइपेज की प्रेजेंस रहती है, वो भी काफ़ी माइक्रोब से ऑब्टेन करते हैं हम। ठीक है। उसके बाद कह रहा और एग्जांपल क्या है एंजाइम्स के, कि यू मस्ट हैव नोटिस दैट बोटल्ड फ्रूट जूस, जो पैक बोटल जूस फ्रूट जूस आता है ब्रोड फ्रॉम द मार्केट वाज क्लियरल एज कम्पेयर टू दोज मेड एट होम। तो हम जो घर पे कोई जूस बना रहे हैं और जो मार्केट से लेके आ रहे हैं फ्रूट जूस, तो जो मार्केट वाला फ्रूट जूस है वो आपको काफ़ी क्लियर मिलेगा, देखने में क्लियर मिलेगा, उसके अंदर आपको फाइबर कंटेंट कम मिलेगा। तो कह रहे हैं यू मस्ट हैव नोटिस दैट बोटल्ड फ्रूट जूस बोट फ्रॉम द मार्केट आर क्लियर एज कम्पेयर टू दोज मेड एट होम। तो ये क्यों हो पाया, दिस इज़ बिकॉज द बोटल जूस आर क्लैरिफाइड, वो बोटल जूस को क्लैरिफाई कर देते हैं कौन से एंजाइम्स का यूज करके, बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेज, पैक्टिनेज और प्रोटीएजेज एंजाइम का यूज करके उस बोतल जूस में जो फाइबर्स बनने थे उनको वो क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन करा देते हैं, सो दैट वो बोतल जूस बिल्कुल क्या लगता है, क्लियर लगता है, उसमें ऐसे कोई फाइबर्स की प्रेजेंस शो नहीं होती। तो इसमें भी हम एंजाइम्स को यूज कर रहे हैं। उसके बाद आता है मॉलिक्यूल्स की, कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो हम ह्यूमंस के लिए वेलफेयर में कैसे ना कैसे यूज करते हैं, हो सकता है डीजी ट्रीटमेंट में यूज करते हों, तो वो भी माइक्रोब से ऑब्टेन करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे हर साल बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब 3 केस बता रखे हैं, ये तीनों केस आपको अच्छे से याद करने हैं। पहला केस किसका है, एक मॉलिक्यूल केमिकल ऑब्टेन करते हैं क्या, स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे प्रोड्यूस कराते हैं, प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, वो बैक्टीरिया इसको बनाता है। और फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग है जो रिकम्बिनेंट अपनी टेक्नोलॉजी है उनसे मॉडिफाई कर लेते हैं और स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस होगा। वो कैसे यूज किया जाता है, इज यूज एज ए क्लोट बस्टर, क्लोट बस्टर की तरह यूज किया जाता है फॉर रिमूविंग क्लोट फ्रॉम द ब्लड वेजल ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। तो ऐसे पर्सन हैं जिनमें हार्ट अटैक होने का चांस है, क्यों, क्योंकि उनकी जो ब्लड वेजल है आर्टरी उसके अंदर क्लोट बन गया है और वो रप्चर हो सकती है। तो उस क्लोट को बस्ट करने के लिए, हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए किसको यूज किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज को यूज किया जाता है। और ये स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे ऑब्टेन किया, कौन से बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया, स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन किया। तो ये एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हो गया स्ट्रेप्टोकाइनेज, जिसको हम क्लोट को बस्ट करने के लिए, रप्चर करने के लिए यूज कर रहे हैं, रिमूव करने के लिए, किससे, ब्लड वेजल से। सो दैट किसके अंदर, जो पेशेंट किसके अंदर चला गया, हार्ट अटैक हो गया जिसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया है उसके केस में। इसके बाद कह रहा है अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, दूसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जो यूज करते हैं वो क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए है, दैट इज यूज एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स। ये किसकी फॉर्म में यूज होता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स, यानी कि अपना जो इम्यून सिस्टम है उसके रिस्पॉन्स को कम करने के लिए, स्प्रेस करने के लिए किसको यूज करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट की फॉर्म में किसको यूज करते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए। और ये अपना इम्यून सिस्टम कब सप्रेस करना पड़ेगा, किस केस में, इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, जिन पेशेंट ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है। तो कोई दूसरा ऑर्गन अगर ट्रांसप्लांट कराया है तो आपकी बॉडी में वो ऑर्गन सपोर्ट नहीं होगा, आपका इम्यून सिस्टम उसको क्या करने लग जाएगा, किल करने लग जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं, एजेंट्स दिए जाते हैं, सो दैट इम्यून सिस्टम क्या हो जाए, थोड़ा वीक हो जाए, उसको ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर इम्यूनोसप्रेसिव की फॉर्म में साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है। और ये प्रोड्यूस किसने कराया था, एक माइक्रोब्स ने। ये केमिकल हमने ऑब्टेन किससे किया, साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। किससे ऑब्टेन किया, एक फंगस से, कौन सी थी, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। तो ये बायोलॉजिकल नेम है, अंडरलाइन करना है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। फिर तीसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल क्या आता है, स्टेटिन। ये स्टेटिन हमने किससे ऑब्टेन किया, ये भी एक फंगस से ही ऑब्टेन किया, और वो फंगस कौन है, यीस्ट है, यूनिसेलुलर फंगस है। स्टेटिन प्रोड्यूस बाय द यीस्ट, कौन सी यीस्ट, मोनास्कस परप्यूरस, इससे ऑब्टेन किया स्टेटिन। इसका क्या किया, हैव बीन कॉमर्शियलाइज एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट,
कि इसको हम यूज़ करते हैं किस फॉर्म में, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए यूज़ करते हैं कि ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या करा देता है, स्टैटिन कम करा देता है। कैसे? इट एक्ट बाई कॉम्पिटिटिवली इनिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इनिबिट कर देगा, कॉम्पिटिटिवली इनिबिट कर देगा उस एंजाइम को जो एंजाइम किसके बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, कोलेस्ट्रॉल के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। यानी कि वो एक एंजाइम होता है HMG CoA रिडक्टेज, ये इस एंजाइम के साथ कॉम्पिटिटिवली इनिबिट इसको कर देता है सो दैट किसकी फॉर्मेशन रुक जाए, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन रुक जाए और धीरे धीरे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। तो उस केस में किसको यूज कर रहे हैं, स्टेटिन को यूज कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये तीनों बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के नाम पता होने चाहिए, कौन कौन से हैं। पहला है स्ट्रेप्टोकाइनेज, दूसरा है साइक्लोस्पोरिन ए, तीसरा है स्टेटिन। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये कौन प्रोड्यूस करते हैं इनको, माइक्रो। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज प्रोड्यूस बाई स्ट्रेप्टोकोकस, साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस बाई ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, स्टेटिन इज प्रोड्यूस बाई मोनास्कस परप्यूरस। फिर पूछते हैं तीनों का फंक्शन क्या है। स्ट्रेप्टोकाइनेज किसकी फॉर्म में यूज होता है, एज ए क्लोट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लोट फ्रॉम द ब्लड वेजल, ये काम करता है। साइक्लोस्पोरिन ये क्या काम करता है, एक्ट एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। और स्टेटिन क्या काम करता है, एज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट काम करता है। कैसे काम करता है वो और एक लाइन है, कम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देगा उस एंजाइम को जो कोलेस्ट्रॉल के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, तो ये आपको अच्छे से याद करना है।